आम के बगीचे में एक चारपाई पर पूरा ससुराल। माया और विवेक अपने आम के बाग में चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे हैं। विवेक जी जरा देखिए तो सही, इस बार तो पेड़ों की डालियां भी से झुकने लगी हैं। इतने अच्छे और इतने ज्यादा आम मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखे। सच कहूँ तो इन्हें देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो। पसीने से सींचा है हमने इन पेड़ों को। हमारी सारी जमा पूंजी, हमारा सारा वक्त बस इन्हीं बागों की सेवा में बीता है। इस बार की फसल देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। मुझे तो बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि शिप्रा की शादी के लिए जो हमने साहूकार से कर्ज लिया था वो कैसे उतरेगा। पर अब इन पेड़ों को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे साल भर की रोटी का इंतजाम भी ठाट से हो जाएगा। फिक्र मत करो माया, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी पेड़ों के झुरमुट से धीरज बाहर आता है और मुस्कुराते हुए अपने माता पिता के पास आता है। माँ, पिताजी, मैंने उस तरफ के भी सारे पेड़ देख लिए हैं। बागीचे के पिछले हिस्से की सफाई भी पूरी कर दी है और वहाँ भी आम की पैदावार कमाल की है। इस बार की फसल पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। जीते रहो मेरे लाल, तेरी मेहनत ही है जो आज ये बाग मुस्कुरा रहा है। तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। चल अब बहुत काम हो गया, भूख भी लगी होगी। चांदनी ने घर पर खाना बना दिया होगा। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो, बगीचे का काम तो चलता रहेगा पर शरीर को भी थोड़ा आराम चाहिए। माया, विवेक और धीरज घर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में मिट्टी की कच्ची सड़क है जिसके दोनों तरफ दूसरे लोगों के भी बाग हैं। रास्ते में उन्हें गांव की 2 औरतें विमला और शांति मिलती हैं जो अपने सिर पर घास का गट्ठा लिए आ रही हैं। वो लोग रुककर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई विवेक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सीधा अपने आम के बागों से ही आ रहे हो क्या? सुना है इस बार तुम्हारे बागों में तो जैसे आमों की बाढ़ आ गई है। पूरे गांव में तुम्हारे ही बाग की चर्चा है। हाँ विमला बहन, मालिक की कृपा है। इस बार फसल वाकई बहुत अच्छी है। तुम लोगों के बागों का क्या हाल है? इस बार तो पूरे गांव पर ही करम हुआ है। सबके बागों में अच्छी फलगी आई है। पर विवेक भाई, तुम्हारी नई बहू कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? अभी तो उसे आए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं ना। बेचारी घर में अकेली क्या करती होगी? अभी नई है ना शांति, शहर के माहौल से है। उसे अभी इन खेतों की धूल और धूप की आदत नहीं है, इसीलिए हम उसे अभी बगीचे में नहीं लाए। अभी थोड़ा और घुल मिल जाए फिर उसे भी सैर कराएंगे। यह तो अच्छी बात है, पर विवेक भाई जरा संभल कर रहना। सुना है इस बार गांव में चोरों का बड़ा आतंक है। पिछली बार से भी ज्यादा चोरियां हो रही हैं। रात के अंधेरे में कब कौन बाग साफ कर जाए पता ही नहीं चलता। लोग कह रहे हैं कि इस बार चोरों ने पूरा गिरोह बना लिया है। चोरों की बात सुनकर तो मन थोड़ा घबरा जाता है विमला बहन। हम गरीबों की साल भर की मेहनत होती है ये। अगर कोई चोरी कर ले तो हमारे पास बचेगा ही क्या? पर देखते हैं, ईश्वर सब ठीक करेगा। पता नहीं कौन लोग हैं ये जो दूसरों के पेट पर लात मारते हैं। अपनी रखवाली खुद ही करनी होगी भाई, किसी और के भरोसे मत रहना। बातें करते हुए सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही चांदनी सबको पानी देती है। उसने सबके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर रखा है। घर के आंगन में सब लोग दरी बिछाकर बैठते हैं और चांदनी सबको थाली परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी विवेक कहता है, वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। वही मजा आ गया खाकर। पिताजी, मैं सोच रही थी कि कल से मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। घर में अकेले मन नहीं लगता और मुझे भी बगीचा देखना है। मैं आप सबके लिए खाना भी वहीं ले आया करूंगी। जरूर चलना बेटा, क्यों नहीं। वहाँ आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच खाना अमृत जैसा लगता है। कल तुम भी हमारे साथ चलना। हाँ चांदनी बहू, तू चलेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अगली सुबह चांदनी तैयार होकर खाने का डिब्बा लिए सबके साथ बगीचे में पहुंचती है। जैसे वो बगीचे में कदम रखती है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर लदे फल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ताजी हवा में चारों तरफ दौड़कर बाग को देखने लगती है और कहती है, वाह माँ जी, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। इतनी ठंडी हवा और इतनी शांति। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बगीचा इतना बड़ा और सुंदर होगा। देखिए ना, ये आम कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बहू, आओ इस चारपाई पर आकर बैठ जाओ। नहीं माँ जी, अभी नहीं बैठूंगी। मुझे थोड़ा और घूमना है। मैं जरा देख तो लूं कि कौन कौन से पेड़ हैं। चांदनी बगीचे में इधर उधर घूमती है। 1-2 कच्चे आम तोड़कर उन्हें चखती है और खटास के कारण अपना मुंह सिकोड़ती है। धीरज उसे देख रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है। करीब 1 घंटे तक घूमने के बाद चांदनी हांफने लगती है और फिर वो धीरज के साथ वापस चारपाई की ओर आती है। वहां माया और विवेक पहले से ही बैठे हैं। ये देखकर चांदनी धीरज से कहती है,
धीरज, मैं तो बहुत थक गई हूँ, पैर दुखने लगे हैं, पर अब मैं कहाँ बैठूं? चारपाई पर तो माँ जी और पिताजी बैठे हैं। अरे तो क्या हुआ चांदनी, चलो हम उस पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं, वहां भी बहुत अच्छी छांव है। नहीं, मुझे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, वहाँ चींटियां और कीड़े भी हो सकते हैं। मैं खड़ी ही रह लूंगी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। ऐसा कहकर चांदनी इधर उधर टहलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद शाम होने पर वो सब घर वापस लौटने लगते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उन्हें गांव के लोगों की भीड़ दिखती है। हरिया सभी को कुछ बता रहा था। तभी हरिया विवेक को देखकर आवाज देते हुए कहता है, अरे विवेक काका, आपने सुना? पास वाले गांव के 3 बागों में कल रात भयंकर चोरी हुई है। चोरों ने सिर्फ आम नहीं तोड़े बल्कि पेड़ों की टहनियां तक काट दी। वो लोग हथियारों के साथ आते हैं। अरे क्या कह रहे हो हरिया, क्या पुलिस को खबर नहीं दी? अरे पुलिस क्या करेगी काका, जब तक वो आते हैं चोर गायब हो जाते हैं। ये चोर हमारे जैसे गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो इस साल भी हमारी सारी कमाई उनके पास चली जाएगी। आप भी अपने खेत का ख्याल रखिएगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? विवेक जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे बाग में भी ऐसा कुछ हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। शांत रहो माया, घर चलो, वहां बैठकर बात करते हैं। घर के आंगन में सब लोग बैठकर चोरी के बारे में बात कर रहे थे। तभी साहूकार वहां आता है और कहता है, अरे भाई राम, विवेक भाई, राम राम। सुना है फसल बहुत अच्छी हुई है। बस याद दिलाने आया था कि शिप्रा की शादी का जो कर्ज है उसकी किश्त इस बार हर हाल में चुकानी है। अब बहाना नहीं चलेगा। राम राम साहूकार जी, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही आम पकेंगे और बेचेंगे आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूं, पर याद रखना अगर पैसा नहीं मिला तो ये बाग मेरे नाम हो जाएंगे। ठीक है, अभी चलता हूं। साहूकार के जाने के बाद माया रोने लगती है। विवेक उसे दिलासा देता है। सभी लोग जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह सभी तैयार होकर अपने आम के बागों में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ पेड़ों के नीचे कच्चे आम टूटे पड़े हैं और जमीन पर किसी के पैरों के निशान हैं। ये देखकर विवेक कहता है, माया, अरे देखो, किसी ने यहाँ आने की कोशिश की है। ये देखो, ये आम अभी बहुत छोटे हैं, कच्चे हैं, फिर भी किसी ने इन्हें तोड़कर यहाँ फेंक दिया। ये जरूर उन चोरों का काम है जो टोह लेने आए थे। पिताजी, ये तो हद हो गई। हमारे ही घर में चोर सेंध लगा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। अब फैसला हो चुका है, हम घर नहीं जाएंगे। आज से हम पूरा डेरा यहीं बगीचे में डलेगा। हम यहीं सोएंगे, यहीं जागेंगे और अपने बाग की रखवाली करेंगे। हाँ विवेक जी, मैं भी आपके साथ हूँ। हम अपनी मेहनत को चोरों के हाथ नहीं लगने देंगे। ठीक है पिताजी, मैं घर जाकर सामान और बिस्तर की गठरी ले आता हूँ। आज से यही हमारा घर है। रुक बेटा, हम सभी तेरे साथ चलते हैं और अपना सामान लेकर 2 घंटे में वापस यहीं आ जाएंगे। बेटा तुम लोग सामान लेकर आओ और मैं इस चारपाई को हटाकर पड़ोस के गांव से एक बड़ी चारपाई खरीद कर ले आता हूँ, ताकि हम सभी उस चारपाई पर आराम से एक ही जगह सो सके। लेकिन पिताजी, आपको ये चारपाई हटाने की क्या जरूरत है? हम लोग अलग अलग चारपाइयों पर भी तो सो सकते हैं और बाग में सबके लिए अलग अलग चारपाइयां भी तो रख सकते हैं। हाँ बहू, हम अलग अलग चारपाइयां रख तो सकते हैं, लेकिन चोरों का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम अलग अलग सोए तो वो हमें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर हम एक ही चारपाई पर सोए तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हम सब जब तक इस खेत की रखवाली करेंगे तब तक फल पक नहीं जाते और बिक नहीं जाते। ये सुनकर चांदनी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इसका मतलब है कि आम के बगीचे में एक ही चारपाई पर मेरा पूरा ससुराल बसेगा। अब सभी लोग अपने घर जाते हैं और गठरियों में अपना अपना सामान पैक करके वापस अपने बाग की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे पूरा परिवार लश्कर लेकर कहाँ जा रहा है माया? बगीचे की रखवाली करने विमला बहन। चोरों का डर है, इसीलिए अब वहीं डेरा डालेंगे जब तक फसल घर ना आ जाए। ये तो बड़ा अच्छा है, कम से कम सब साथ तो रहोगे। बातें करने के बाद सभी लोग बगीचे पहुंचते हैं। तब तक विवेक ने आम के बाग में एक बड़ी सी चारपाई रख दी थी। वो फिर सभी मिलकर पलंग के नीचे अपनी बड़ी चारपाई के नीचे अपना सारा सामान जमा देते हैं। चांदनी ये सब देखकर बहुत असहज महसूस कर रही है। वो धीरज से कहती है, धीरज, ये क्या मजाक है? हम सब एक ही चारपाई पर कैसे सोएंगे? पूरा ससुराल एक ही चारपाई पर? ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है। अगर चोर आ रहे हैं तो पुलिस को बुलाओ ना, ये क्या तरीका है? चांदनी, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती। पिताजी जो कह रहे हैं वो सही है। हमें एकजुट होकर रहना होगा। बस कुछ दिनों की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ऐसे ही रात का समय हो जाता है। विवेक चारपाई पर कथरियां और पुरानी चादरें बिछा देता है। बगीचे में सन्नाटा है, बस झिंगरों की आवाज आ रही है। चांदनी का मन घबरा रहा है।
विवेक कहता है। अरे चलो बच्चों सो जाओ। चांदनी बेटा तुम बीच में सो जाओ, माया तुम्हारे पास रहेगी, धीरज और मैं बाहर की तरफ रहेंगे ताकि हम नजर रख सकें। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे, ना प्राइवेसी है ना आराम, बस ये मच्छर और ये अंधेरा। पता नहीं कैसे बीतेगी ये रात। सब लोग सोने की कोशिश करते हैं। करीब आधी रात बीत जाती है। अचानक चांदनी के पैर पर कोई चीज रेंगती है। वो चीख कर खड़ी हो जाती है। कीड़ा कीड़ा, माँ जी मेरे ऊपर कुछ चढ़ा है, बचाओ। अरे चुप हो जा बेटा, चिल्ला मत वरना चोरों को पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। बगीचे में तो कीड़े मकोड़े होते ही रहते हैं, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है। सो जाओ चुपचाप। मैं कैसे सोऊं माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत बेटा, ये हम सब साथ में हैं। बस आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। विवेक और धीरज सुबह सुबह ही उठकर बगीचे के चक्कर लगाने निकल गए हैं। चारों तरफ ओस की बूंदें फैली हुई हैं और हर खेतों का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। विवेक और धीरज थोड़ी देर घूमने के बाद वापस लौट आते हैं और विवेक वापस आकर चारपाई पर लेट जाता है और फिर धीरज से कहता है। धीरज बेटा, मैंने देखा है कि बगीचे के उत्तर की तरफ कुछ जंगली घास बढ़ गई है। जब तक मैं वहां की सफाई करता हूं तुम जरा बगीचे की मेड़ चेक कर लो। और चांदी बेटा, तुम अब सूरज सिर पर आ रहा है, दीपक के खाने की तैयारी कर लो। हम लोग काम निपटा कर आते हैं, तब तक तुम चूल्हा सुलगा लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी आता हूँ। चांदनी तुम खाना बनाकर रखना, वैसे भूख भी लग रही है। ऐसा कहकर विवेक और धीरज अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। माया भी बगीचे के दूसरे कोने में सूखी लकड़ियां बीनने चली जाती है। चांदनी अकेली रह जाती है। वो आसपास से ईंट इकट्ठा करके एक चूल्हा बनाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन धुएं से परेशान चांदनी अपने आप से कहती है, उफ, ये धुआं, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। कहाँ मैं किचन में आराम से खाना बनाती थी और कहाँ यहाँ धूल और धुएं के बीच फंसी हूँ। ये लकड़ियां भी गीली हैं, जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चांदनी बार बार फूंक मारती है जिससे उसकी पूरी हथेली और चेहरे पर राख लग जाती है। तभी तेज हवा चलती है और आसपास की धूल उड़कर उनके चूल्हे और बर्तनों में गिरने लगती है। चांदनी अपने आंचल से बर्तनों को ढकती है और कहती है, ये धूल मिट्टी तो पूरे खाने का सत्यानाश कर देगी। माँ जी और पिताजी को पता नहीं क्या शौक चढ़ा था जो यहाँ आ गए। क्या घर पर चैन नहीं था? कम से कम वहाँ साफ सफाई तो थी। यहाँ तो खाने में भी किरकिराहट आएगी। पता नहीं लोग बगीचे में रहने का सपना कैसे देखते हैं। यहाँ तो नरक जैसा लग रहा है। चांदनी किसी तरह दाल और चावल पकाती है। तभी माया वापस आती है। उसके हाथ में कुछ ताज़ा सब्जियां हैं। उन सब्जियों को वो चांदनी को देते हुए कहती है, चांदनी बेटा देख, मैं विमला बहन के खेत से ताजी भिंडी और हरी मिर्च मांग लाई हूँ। बगीचे में ताज़ा सब्जी बनाने का मजा ही कुछ और है। जरा जल्दी से इन्हें काट कर छौंक दे, विवेक जी को बहुत भूख लगी होगी। माँ जी, ये चूल्हा जलाना ही इतना मुश्किल है, ऊपर से ये धूल, मेरा तो दम घुट रहा है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी बेटा, हम भी तो यहीं रह रहे हैं ना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर फसल बचानी है तो चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तभी विवेक और धीरज थके हारे काम से लौटते हैं और चारपाई पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में चांदनी सबको खाना परोसती है। सभी लोग चारपाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विवेक चारपाई पर ही पसर जाता है। तभी चांदनी धीरे से धीरज के पास आती है और कहती है, धीरज, मुझे बहुत थकान हो रही है और धूप भी तेज है, मैं कहाँ आराम करूँ? पिताजी तो पूरी चारपाई घेर कर सो गए हैं। अरे चांदनी, माँ जी की गोद में सिर रखकर नीचे दरी पर लेट जाओ ना, बगीचे में यही प्राइवेसी है। धीरज, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे जमीन पर लेटने में दिक्कत होती है। क्या हम शहर से 2-3 चारपाइयां और नहीं मंगा सकते? आखिर हम सब एक ही लकड़ी के ढांचे पर कैसे गुजारा करेंगे? पीछे खड़ी माया ये सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, बेटा बात पैसों की नहीं है, तुझे पता है चोरों के पास हथियार होते हैं, चाकू होते हैं। अगर हम अलग अलग सोएंगे तो वे हमें अकेला पाकर हमला कर सकते हैं। एकजुट होकर रहने में ही भलाई है। एक ही चारपाई पर सोने से हम सब एक दूसरे की ढाल बने रहते हैं। तुझे नींद आ रही है? रुक, मैं तेरे ससुर जी को जगा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें सोने दीजिए, वो बहुत थके हुए हैं। मैं ठीक हूँ। चांदनी भारी मन से पेड़ के तने से टिककर बैठ जाती है। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल था। तभी वो थोड़ी देर बाद सभी लोगों से कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। अरे बेटा, बगीचे से थोड़ी दूरी पर एक ठंडी नहर बहती है, तुम नहर पर जाकर नहा लो। और धीरज बेटा, तुम उसके साथ चले जाओ। अब चांदनी और धीरज नहर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो नहर के किनारे पहुंच जाते हैं। चांदनी उस नहर को देखकर खुश होते हुए कहती है, वाह, कितना सुंदर नजारा है। सच में ये नहर तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ चांदनी, तुम यहाँ नहाओगी तो सारी थकान मिट जाएगी। मैं वहाँ पेड़ के पीछे बैठा हूँ, तुम आराम से नहा लो।
हाँ धीरज, शुक्र है, कम से कम यहाँ थोड़ी शांति तो है। धीरज देखो यहाँ कितने अच्छे टमाटर लगे हैं, मैं नहाने के बाद थोड़े तोड़ लूंगी, रात को चटनी के लिए अच्छे रहेंगे। अब नीरज पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और चांदनी नहर के ठंडे पानी में नहाती है। उसके बाद किनारे से ताजे टमाटर और मिर्चियां तोड़ती है। वो काफी देर वहां रहती है, फिर शाम होने लगती है और वो नीरज के साथ वापस आम के बगीचे की तरफ निकल पड़ती है। वो वापस बगीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां धीरज की बहन शिप्रा और उसका पति आए हुए हैं। शिप्रा को देखकर चांदनी और धीरज खुश होते हैं। तब शिप्रा कहती है, भाभी कैसी हैं आप? अरे वाह, आप तो पूरी तरह बगीचे वाली बन गई हैं। मैंने सुना है आप लोग यहीं डेरा डाले हुए। मैंने तो कहा चलो सबसे मिल आते हैं। अच्छा किया शिप्रा कि तुम यहाँ चली आई। चांदनी बेटा, इनके लिए भी खाना बनाना होगा, आज रात ये लोग यहीं रुकेंगे। यही मतलब इसी चारपाई पर? माँ जी हम 4 लोग पहले ही मुश्किल से समा रहे हैं, अब 6 लोग। अरे जगह बन जाएगी बेटा, दामाद जी और धीरज नीचे सो जाएंगे, हम और तुम तीनों औरतें चारपाई पर थोड़ा सिमट कर सो जाएंगे। अब चांदनी चूल्हा जलाकर सभी के लिए खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। रात को खाना खाने के बाद सब चारपाई पर सोने की कोशिश करते हैं। चांदनी चारपाई के कोने पर बिल्कुल चिपक कर लेटी है। रात को सोते समय चांदनी को अचानक किसी का जोरदार धक्का लगता है और चांदनी धप से जमीन पर गिर जाती है और वो कहती है, हे भगवान, मैं गिर गई। क्या हुआ बेटा? अरे तो नीचे कैसे पहुंच गई? माँ जी धक्का लगेगा तो नीचे ही जाऊंगी ना, एक ही चारपाई में 4 लोग, ये तो होना ही है। मेरी कमर टूट गई है। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे बगल में फिर से सो जा। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, सुबह होने वाली है, मैं यहीं बैठती हूँ। ऐसा कहकर चांदनी बाकी रात बैठकर गुजारती है। सुबह धीरज उसे बैठा हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ चांदनी, तुम सोई नहीं? सोऊंगी कैसे धीरज, यहाँ ना प्राइवेसी है ना जगह। हम पति पत्नी होकर भी 2 मिनट बात नहीं कर पा रहे हैं। माँ जी हर वक्त पास होती हैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं समझता हूँ चांदनी, पर बस कुछ दिन और, आम पकने वाले हैं, जैसी फसल बिकेगी हम वापस घर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और चांदनी फिर से चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वो खाना बनाकर सभी को खिलाती है। उसके बाद शिप्रा और उसका पति वापस चले जाते हैं। ऐसे ही सारा दिन गुजरता है और रात हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। रात के करीब 2 बज रहे हैं। तभी अचानक घुंघरू की आवाज आती है, जैसे कोई औरत बगीचे के पेड़ों के बीच नाच रही हो। चांदनी धीरज के पास आकर धीरज को जगाते हुए कहती है, धीरज, धीरज उठो, सुनो ये आवाज कैसी है? क्या हुआ, कौन सी आवाज? घुंघरू, पायल की आवाज आ रही है। माँ जी, पिताजी उठिए। माया और विवेक भी जाग जाते हैं। सब बिल्कुल शांत होकर सुनते हैं। छन 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 की आवाज कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है। हाँ आवाज तो आ रही है, पर इस बगीचे में आधी रात को पायल पहनकर कौन घूमेगा? आज तक तो ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। ये भगवान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? चांदनी तू डर मत, हम सब साथ हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ, मैं लाठी देखकर आता हूँ। विवेक लाठी लेकर पेड़ों की ओर जाता है, लेकिन आवाज अचानक बंद हो जाती है। वो वापस आता है तो आवाज फिर से शुरू हो जाती है। पूरी रात वो सब डरे हुए जागते रहते हैं। अगली सुबह सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी माया चांदनी से कहती है, चांदनी जा जरा विमला के खेत से थोड़ी हरी धनिया और मिर्च ले आ। चांदनी विमला के खेत जाती है और कहती है, विमला चाची, मुझे अपने खेतों से हरी मिर्च और हरी धनिया दे देना चटनी के लिए। हाँ हाँ, मैं अभी तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर विमला अपने खेतों से हरी धनिया और हरी मिर्च तोड़कर चांदनी को दे देती है और उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, अरे ये क्या चांदनी, तुम रात भर सोई नहीं हो क्या? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों दिखाई दे रही हैं? चांदनी डर के मारे सब कुछ उगल देती है। ये सब सुनकर विमला हैरान रह जाती है। उसके बाद चांदनी अपने बगीचे में वापस आ जाती है और खाना बनाने लगती है। शाम को माया अपनी चारपाई पर बैठी थी। तभी विमला 2-4 औरतों को लेकर वहां पहुंचती है और चारपाई पर बैठकर बातें करते हुए विमला से कहती है, माया बहन, क्या सच में कल रात तुम्हारे बाग में पायल की आवाज आई थी? चांदनी बता रही थी कि कोई अदृश्य शक्ति नजर आ रही थी। अरे नहीं विमला, वो तो हवा की आवाज होगी, चांदनी नहीं है ना, डर गई होगी। तभी अचानक शाम के साये में फिर से वही आवाज आती है, छन छन छन। यह सुनकर विमला सभी औरतों से कहती है, यहाँ तो भूतनी का वास है। विवेक भाई, तुम्हारा खेत अब भगवान ही बचाए। चलो भागो यहाँ से, वरना हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ऐसा कहकर विमला और उसके साथ आई औरतें वहां से सिर पर पैर रखकर भाग जाती हैं। अब पूरे गांव में खबर फैल गई है कि विवेक के बाग में चुड़ैल आ गई है। रात की डरावनी आवाजों के साथ विवेक का पूरा परिवार सहमा हुआ है।
अगली सुबह विवेक सुबह सुबह ही गांव के एक ढोंगी बाबा को बगीचे में बुलाता है और कहता है, बाबा जी रक्षा कीजिए, इस बगीचे को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, पर अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं लग रहा है। रात को ऐसी डरावनियां पायल की आवाजें आती हैं कि रूह कांप जाती है। विवेक, मामला गंभीर है। वायु में एक अजीब सी भारीपन है। यहाँ की मिट्टी में किसी अतृप्त आत्मा का वास महसूस हो रहा है। हाय राम, बाबा जी, क्या ये सचमुच कोई चुड़ैल है? क्या कोई उपाय है? देखो, ये कोई साधारण साया नहीं है। ये एक ऐसी चुड़ैल है जिसे नाचने का बहुत शौक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो एक एक करके सबको अपने वश में कर लेगी। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, खेत छोड़ दो और भाग जाओ। पर बाबा, अगर हम भाग गए तो हमारी फसल का क्या होगा? चोर सब लूट ले जाएंगे। क्या कोई मंत्र या तंत्र नहीं है? मंत्र तो है, पर वो कितना असर करेगा कह नहीं सकता। ये लो अभिमंत्रित भभूति, इसे अपनी चारपाई के चारों ओर छिड़क देना। अगर आज रात भी आवाज आई तो समझ लेना कि अब भगवान ही मालिक है। बाबा जी भभूति देकर वहां से चले जाते हैं। माया जल्दी जल्दी चारपाई के चारों ओर घेरा बना देती है। चांदनी चुपचाप अपना काम करने लगती है। तभी माया कहती है, चांदनी, ये जो सूखे पत्ते गिरे हैं ना, इन्हें झाड़ू मारकर इकट्ठा कर ले। आज लकड़ियां कम है तो इन्हीं पत्तों से जलाकर खाना बना लेंगे। माँ जी, इतनी तेज धूप है और ये पत्ते, ये तो जलते ही राख हो जाते। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या हम आज का खाना घर जाकर नहीं बना सकते? कम से कम एक वक्त तो सुकून से रह पाएंगे। कितनी बार समझाऊं, घर जाने का मतलब है चोरों को न्योता देना। जब तक आम बड़े नहीं हो जाते हमें यहीं तपना होगा। जा जल्दी खाना बना। चांदनी भारी मन से झाड़ू उठाती है और बगीचे की सफाई करने लगती है। फिर वो आम के पत्तों को इकट्ठा करके कुछ लकड़ियां लगाकर चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद चांदनी आज हिम्मत करके अपनी सास से बात करती है। माँ जी, आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद धूप की वजह से। क्या मैं आज दोपहर में इस चारपाई पर थोड़ा आराम कर सकती हूँ? रोज मुझे लेटने को भी नहीं मिलता। हाँ बेटा, आज तू बहुत थक गई, तू आराम कर ले। वैसे भी हमें धीरज के साथ बगीचे के दूसरे छोर पर जाकर पेड़ों का निरीक्षण करना है। तू सो जा, हम आते हैं। माया और विवेक चले जाते हैं। चांदनी चारपाई पर लेटती है पर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। शाम हो जाती है। चांदनी फिर से उठती है और खाना बनाती है। सभी लोगों को खाना खिलाती है और रात को सभी सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक छन 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 पायल की आवाज गूंज उठती है। विवेक कहता है, भभूति ने भी काम नहीं किया। अरे वो देखो, आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही है। हे भगवान, ये तो और तेज हो गई है। अब तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। विवेक जी, मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। चलो यहाँ से। माँ, पिताजी, चलिए सामान समेटिए, जा रहे तो जा रहे हैं। हम कल सुबह ही घर लौट जाएंगे। अगले दिन सुबह सब लोग भारी मन से अपनी गठरियां बांधने लगते हैं। विवेक के चेहरे पर उदासी है कि उसकी साल भर की मेहनत अब चोरों के हवाले होगी। चांदनी अपना सामान समेटते हुए थोड़ा मुस्कुरा रही है। तभी पड़ोस के खेत वाली विमला वहां आती है और कहती है, क्या हुआ विवेक भाई, बोरिया बिस्तर क्यों बांध लिया? घर वापस जाने का इरादा है क्या? क्या करे विमला बहन, इस बगीचे में भूतनी का वास है। अब और यहाँ रुकना जान जोखिम में डालना है। हम वापस जा रहे हैं घर पर। मैं आम के चक्कर में अपने परिवार की जान नहीं गंवा सकता। हाँ भाई, सही कह रहे। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम्हारे खेत में चुड़ैल नाचती है। अब तो कोई चोर भी इधर आने से डरेगा। बातें करने के बाद विमला चली जाती है और वो सभी अपनी अपनी गठरियां उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बगीचे से बाहर निकलते हैं, विवेक रुक जाता है और दुखी होकर पेड़ों को देखता है। तभी चांदनी कहती है, पिताजी, माँ जी, आप लोग इतना दुखी क्यों हो रहे? कोई चोरी नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप लोग बेफिक्र होकर घर चलिए। तो ये कैसे कह सकती है चांदनी? हम तो घर जा रहे हैं, पीछे से चोर सब साफ कर देंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि बगीचे में कोई भूतनी या चुड़ैल है ही नहीं। वो पायल की आवाज, वो तो मैं सुना रही थी। क्या तू सुना रही थी? कैसे? चांदनी अपने बैग से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर निकालती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, मैं बगीचे में रहकर बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं अपनी सहेली से मिली और उसे सारी बात बताई। तब उसने मुझे ये छोटा सा रिकॉर्डर दिया था। इसमें 1 घंटे के अंतराल पर 1-1 मिनट पर अलार्म बजता है और पायल की आवाज रिकॉर्डेड है। मैं रोज छुपकर इसे पेड़ पर रखाती थी और टाइमर सेट कर देती थी। पर बहू, तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप लोग जिस तरह जिद पर अड़े थे, एक ही चारपाई पर पूरा ससुराल, ना प्राइवेसी थी ना आराम, मेरा दम घुट रहा था। मुझे पता था कि आप लोग सीधे कहने पर घर नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने ये भूतनी का नाटक किया। अब पूरे गांव में खौफ है।
कोई चोर इस बगीचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हम घर पर चैन से सो सकते हैं और हमारे आम भी सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर अचानक विवेक और धीरज जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाती। फिर विवेक कहता है, वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। तूने हमें भी बचा लिया और हमारी फसल को भी। रिकॉर्डर को हम फिर से पेड़ के ऊपर लगा देते हैं ताकि आवाज आती रहे और लोगों का डर बना रहे, ताकि हमारे पेड़ों के आम भी बचे रहें। ऐसा कहकर विवेक उस रिकॉर्डर को वापस पेड़ पर लगा देता है। अब वो लोग चैन से अपने घर चले जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद आम पक जाते हैं। विवेक के बगीचे में एक भी चोरी नहीं होती, जबकि पूरे गांव के बाग लूट जाते हैं। एक दिन सभी लोग बाग में वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में विमला मिलती है और कहती है, अरे विवेक भाई, तुम्हारे आम तो बड़े अच्छे बिके। सुना है तुम्हारे यहाँ एक भी चोरी नहीं हुई। हाँ विमला बहन, हमने अपने बगीचे की रखवाली के लिए एक बहुत पहुंच वाली भूतनी रख रखी थी ना। विमला ये सुनकर उल्टे पांव भाग खड़ी होती है। महादेव का पूरा परिवार हंसने लगता है। फसल अच्छी होने की वजह से उन्हें मुनाफा भी अच्छा होता है और वो साहूकार का कर्ज भी चुका देते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी घर वापस लौट आता है।